हाँ भाई पूछिए क्या प्रॉब्लम है भाई। 5:30 क्लास लगानी, थोड़ा फोन आ गया तो लेट हो गया क्लास लगाने में जरा। हाँ क्या प्रॉब्लम बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। कौन सा नंबर फिर से बोलिए एक बार, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए एक बार, कौन सा नंबर। 50 हाँ 50 नंबर। In which of the following cases there is continuous function from set S on to the set T? सेट S से T सेट में कौन सा कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। ये तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लोज सेट की इमेज वो क्लोज होती है, ओपन सेट की इमेज ओपन होती है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। कह रहा है आपको F जो है S से T में ले रहे हैं, ऑन टू T में ले रहे हैं, तो कह रहा है कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक ऑप्शन है S इक्वल टू लिखा है 0 to 1 क्लोज में और यहां लिखा है T इक्वल टू R। दूसरा है आपका S इक्वल टू है 0 से 1 T इक्वल टू R। तीसरा है आपका 0 से 1 और T इक्वल टू है ये। चौथा ऑप्शन है आपका S इक्वल टू R और T इक्वल टू है ये, है ना। चलो ठीक है भाई, जून 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ओपन सेट की कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब ओपन सेट की एफ इमेज ओपन होती है और क्लोज सेट की एफ इमेज क्लोज्ड होती है। तो ये आपका क्या है, या ऐसे मान के कर लो कुछ, ऑन टू भी कह रहा है, या ऐसे मान लो कोई फंक्शन देखो मान के आ पा रहा है, जिस कंडीशन के लिए कोई फंक्शन आप मान के आ पा रहा है और कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो वही फंक्शन हो जाएगा, वही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आपका ये फंक्शन इस तरह से लिखोगे आपका ये तो पॉसिबल ही नहीं है हालत, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है कौन सा फंक्शन जो है आपका देयर इज, अच्छा अच्छा, देयर इज नो कॉन, अच्छा उल्टा पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक मिनट उल्टा पूछा है, पढ़ गलत रहे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम सेट एस ऑन टू द सेट टी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा सेट एस से सेट टी में, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, उल्टा पूछा हुआ है भाई, हमसे गड़बड़ हो रही थी। अच्छा पहले दूसरा नंबर देखो, इससे होगा, दूसरे वाले से होगा। अगर ऑप्शन 2 लोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x ले सकते हो। अगर एक्स इसमें 0 से 1 के बीच लोगे तो यहाँ पर सारे रियल नंबर आएंगे भाई। एक्स 0 से 1 के बीच नहीं, सॉरी, सारे रियल नंबर कहाँ मिलेंगे आपको। एक्स अगर आप 0 से 1 के बीच लोगे तो यहाँ पर आपको सारे रियल नंबर मिलेंगे। नहीं, सारे रियल नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए कि एक्स अगर 0 से 1 के बीच लो तो फिर आपको वो सारे रियल नंबर मिले। क्या फंक्शन बनेगा आपका।
वन ऑन टू और कॉन्टिन्यूअस कह रहा है आपसे। तो ये अगर यहाँ पर हम लोग इसमें फंक्शन अगर क्या ले लेंगे हम लोग, अगर ये लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स लेंगे, अगर टेन एक्स लेंगे तो एक्स 0 से 1 के एक्स क्या लेना आपको, 0 से 1 के बीच कुछ भी, तो एक्स 0 से 1 के बीच कुछ भी ले लोगे, तो एक्स 0 लोगे तो tan 0 मिलेगा, और 0 से 1 के बीच में और कौन कौन सा नंबर आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, क्या आ जाएगा आपका 0 से 1 के बीच में आपका π/2 तो आएगा नहीं। भाई इसको भी गड़बड़ गड़बड़ है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसको, गड़बड़ हो रहा है। और बच्चा बताइए, इसको देखेंगे बाद में, अगर आए तो बता देंगे, कोई बात नहीं। और बताइए कौन सा है? 56। बाकी बीच वाले तो एकदम इजी भी हैं कुछ। कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ZF दिया है आपको x बिलोंग्स टू R, जहां पर fx 0 है, तो ZF इज ऑलवेज, ये ZF क्या चीज है? ZF का मतलब क्या है भाई यहाँ पर? ये ZF का मतलब क्या चीज दे रहा है? ये कोई इमेज दे रहा है या क्या दे रहा है ZF? ZF का मतलब है, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, ZF क्या चीज है ये? चलो कोई सेट है भाई ZF, कोई बात नहीं, कोई सेट ही मान ले रहे हैं। तो ZF कोई सेट है कह रहा है 56 में। F आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, या आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ZF कोई सेट दे रहा है आपको जिसमें वो रियल नंबर है जिनकी F इमेज 0 है। तो कह रहा है ZF क्या है? ZF आपका कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए, बताया था हमने आपको कि ZF आपका ओपन है, कि कनेक्टेड है, कि क्लोज्ड है, ये चीज कह रहा है भाई। तो ये आपको ZF क्या चीज है? तो ये आपको कह रहा है भाई, कह रहा है ZF में वो रियल नंबर है जिसके लिए f ऑफ x 0 है। तो f ऑफ x अगर 0 है तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर कुछ क्लियर तो है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि आपका वो फंक्शन है ZF जिसके लिए f इमेज 0 है। तो जरा सा सोचो भाई, कोई फंक्शन बन सकता है जिसकी f इमेज 0 हो? देखो कोई फंक्शन बन सकता है जिसकी f इमेज 0 आ रही हो अगर? चलो अच्छा एक काम कर लेते हम लोग, थोड़ा सा ऐसे करते हम लोग, हमने मान थोड़ी देर के लिए, अगर हमने f ऑफ x इक्वल टू 0 ही ले लिया, पूरा पूरा हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया भाई, फंक्शन f है, हमने क्या ले लिया? फंक्शन 0 ले लिया। और ये कॉन्टिन्यूअस तो है ही, पता ही है सबको, कॉन्टिन्यूअस तो होता ही है, कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा अगर हमने इसको 0 ले लिया है फंक्शन को, तो 0 लेने का ये मतलब हो गया आपका, आपको मालूम है f ऑफ x अगर 0 है तो फिर वो x कहाँ जा रहा है? ZF में, ठीक है ना। अगर f ऑफ x हमें पूरा 0 ले लिया है तो इसका मतलब x क्या होगा? x आपको देखो, x से ZF के वो रियल नंबर हैं, सॉरी
एफ एक्स जेड एफ में एक्स वो रियल नंबर आ रहे हैं जिनके लिए एफ एक्स 0 है, और एफ एक्स पूरा पूरा हमने फंक्शन 0 ही ले लिया है, तो इसका मतलब हो गया जेड एफ पूरा पूरा रियल नंबर होगा। आराम से सोचिए, इसका मतलब जेड एफ पूरा पूरा रियल नंबर होगा। फिर से सुन लीजिए भाई, आपसे कह रहा है जेड एफ में वो रियल नंबर है जिनकी एफ इमेज 0 है। अगर हमने पूरा पूरा फंक्शन एफ 0 ही ले लिया, अगर पूरा हमने एफ आपका 0 ही फंक्शन ले लिया, ऊपर से 0 ही फंक्शन ले लिया, तो इसका मतलब फिर तो एक्स कुछ भी रखो सबकी एफ इमेज 0 होगी। अगर हमने ये ले लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हमने इसे ले रहे, ठीक है, हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स पूरा 0 है, एफ ऑफ एक्स जो है सारे रियल नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स 0 है। ये फंक्शन हमने यहां से ले लिया, 0 फंक्शन ले लिया, और आपको मालूम है वो रियल नंबर जिनकी एफ इमेज 0 है वो कहाँ है, वो आपका जेड एफ में है। और जब हमने सारे रियल नंबर की एफ इमेज 0 ले लिया, इसका मतलब है क्या आ जाएगा, जेड एफ में सारे रियल नंबर आ जाएंगे, तो जेड एफ आर हो गया। और आर आपका क्लोज तो होता है, लेकिन सॉरी आर आपका बाउंडेड नहीं होता है, आर आपका बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है ना, आर आपका बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है, आर आपका बाउंडेड भी नहीं होता है, क्लोज भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर यह इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्पैक्ट तो नहीं आएगा, ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं आएगा ना, फिलहाल ये बाउंडेड नहीं होता ना, आर क्लोज भी नहीं होता है, नॉट बाउंडेड, नॉट क्लोज, आर ना तो बाउंडेड होता है ना क्लोज होता, नहीं आर क्लोज होता है, आर क्लोज होता है, आर तो क्लोज और ओपन दोनों होता है ना, आपने पढ़ा होगा। जो यहाँ से आर आ रहा है ना, आर का मतलब बाउंडेड तो नहीं है, जब बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट तो नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। अब ओपन क्लोज दोनों होता है यार, तो इसलिए अभी ऑप्शन सिर्फ ये कॉम्पैक्ट वाला ऑप्शन हट गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। अब बाकी ओपन क्लोज दोनों आ रहा है, दोनों तो ले नहीं सकते हो, तो कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब है, इसका मतलब ऑप्शन 1 हट गया, क्योंकि आपका कॉम्पैक्ट होने के लिए बाउंडेड और क्लोज दोनों होना चाहिए था। अब अपने आर लिया तो क्लोज ओपन दोनों आ रहा है, लेकिन जरूरी यही फंक्शन हो। अगर हमने फंक्शन चेंज कर दिया, अगर हमने फंक्शन ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, अगर ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया हम लोगों ने, तो जरा बताना, अब बताओ जेड एफ क्या होगा। अब जेड एफ क्या होगा पता है आपको, जेड एफ में वो एलिमेंट है, वो रियल नंबर है जिनकी एफ इमेज 0 हो। आपको पता है जब एफ एक्स बराबर एक्स ले लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक्स आपका 0 होगा तभी आपका ये 0 आएगा, बस खाली एफ ऑफ एक्स। अगर आपका एक्स 0 होगा तभी आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 0 आएगा बस। अब एक्स, अगर एक्स और कुछ रख दोगे, अगर एक्स और कुछ रख दोगे तो एफ ऑफ एक्स 0 आएगा नहीं, एक्स 1 रख दोगे तो एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा, एक्स 2 रख दोगे एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा। तो सिर्फ किसके लिए आ रहा है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है तभी ऐसा हो रहा है बस खाली, तो इस एक्स 0 पे ही सिर्फ खाली एफ ऑफ एक्स 0 मिल रहा है। तो जेड एफ में कौन आ जाएगा, जेड एफ में वो रियल नंबर है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा हो। भाई एफ ऑफ एक्स 0 कब आ रहा है इस फंक्शन के लिए, सिर्फ आपका एक्स 0 पे ही आ रहा है, तो जेड एफ में सिर्फ 0। और ये कैसा होता है, ये आपका ओपन तो नहीं होता है, ये आपका ओपन तो नहीं होता है, नॉट ओपन, ये आपका ओपन तो नहीं होता है। अच्छा ये बाउंडेड नहीं था, लेकिन पता नहीं ये ओपन भी है और क्लोज भी है। आर भाई ओपन और क्लोज दोनों होता है, याद रखना, आर हमने पीछे प्रूफ कराया है, आर ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो ये जेड एफ जो है आपका 0 है, ठीक है, 0 का मतलब ओपन तो नहीं होता है 0, लेकिन क्लोज होता है, ठीक है, तो यानी ओपन तो नहीं होता है, तो यानी नॉट ओपन, तो यानी ओपन वाला भी केस हट गया। अब ये मत समझना क्लोज होता तो क्लोज पे टिक मार दोगे, अरे भाई अलग अलग फंक्शन हम ले रहे हैं हम, अब ये सारे ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे तो जो बचेगा वही वाला ले लेंगे हम लोग। चलो आगे जाते हैं। अच्छा तीसरा ऑप्शन आते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, दोनों ही केस में क्लोज है, दोनों ही केस जो लिए हैं देखिए, हम अलग अलग एग्जाम्पल ले कर रहे हैं, कई बार ऐसा करना पड़ता है एग्जाम में, जब आपको नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल लेकर के ऑप्शन, गलत ऑप्शन को डिस्कार्ड किया जाता है। जब गलत ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर दोगे तो गलत ऑप्शन को आपको डिस्कार्ड करना होता है, जब गलत ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो ऑप्शन बचेगा वही सही हो जाएगा। अच्छा अब बची अगली बात, अब हमने तीसरे ऑप्शन को चेक करने के लिए क्या किया,
हमने इसको चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स ले लिया, साइन पाई एक्स ले लिया। अब एक्स पे आप रियल नंबर रखते चले जाओगे, एक्स रियल नंबर रखते चले जाओगे भाई यहाँ पर, तो यहां से क्या मिलेगा, जब एक्स आप यहाँ पर रियल नंबर रखते चले जाएंगे, इसकी वो इमेज जिसके लिए, अच्छा हम बता रहे ऐसे नहीं, ऐसे करो, एफ ऑफ एक्स को 0 कर दो जरा, तो साइन पाई एक्स हो जाएगा 0, साइन पाई एक्स 0 का मतलब हो गया पाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो एक्स आ जाएगा आपका एन, एन तो आपका इंटीजर होता है, एन तो आपका इंटीजर होता है, ठीक है, एन आपका इंटीजर होता है, प्लस 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इंटीजर के लिए अगर फंक्शन ये लोगे तो पूरे सारे इंटीजर के लिए इमेज 0 आएगी, और इसका मतलब z ऑफ x कौन हो जाएगा, zf हो जाएगा आपका, भाई इसमें क्या बताना है आपको, एफ एक्स अगर 0 है तो जिन x की वैल्यू के लिए एफ एक्स 0 है वो x कौन है, वो x आपका जा रहा है zf में, इंटीजर के लिए आपका एफ एक्स 0 है यहाँ पर, तो इसका मतलब zf पूरा इंटीजर हो जाएगा, zf पूरा इंटीजर हो जाएगा। और भाई अब ये आपको खुद चेक करना है, कनेक्टेड नहीं होता हम डायरेक्ट लिख दे रहे, अब आप आज बाद में क्लास के बाद चेक करना कि कनेक्टेड डिसकनेक्टेड कैसे चेक करते थे, तो नॉट कनेक्टेड, अब ये आपको खुद चेक करना है, ये आपको खुद चेक करना है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अब ये आपको चेक करना है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड बहुत सारा पढ़ाया था हमने, ये आपको खुद चेक करना है, कनेक्टेड नहीं है ये, तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बस खत्म, ऐसे होगा। तो कई बार नहीं हो पा रहा होता है क्वेश्चन, ऐसा बहुत बार करते हैं, जब नहीं हो पा रहा होता है क्वेश्चन तो हम लोग गलत ऑप्शन को हटाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम लोग अलग अलग फंक्शन दिमाग में लगाते हैं, दिमाग में लाते हैं, ये एक टफ पार्ट टफ चीज होती है, लेकिन भाई ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है, एग्जाम में टफ क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी बहुत आते हैं, लेकिन कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन तो टफ हो ही जाएंगे, अगर रियल के 15-16 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 4-5-6 क्वेश्चन टफ होना नॉर्मल सी बात है। और बताइए सर 57। 57 है, सपोज p is a polynomial with real coefficient, then the following statement is necessarily true, there is no root of the derivative p dash between two real root of polynomial p। इसमें भी भैया हम लोग को मानना पड़ेगा फंक्शन हम लोग मान के ही कर सकते हैं, इसको भी हम लोग को मानना पड़ेगा फंक्शन, इसमें भी हम लोग को इसमें भी आपको फंक्शन मानना पड़ेगा, और जो मान करके फंक्शन अलग अलग केस में मानना पड़ेगा, और मान करके आपको दिख जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। चलो करते हैं भाई जरा, फिफ्टी 57 नंबर क्या है भाई, देखना जरा, सपोज p इज अ पॉलिनोमियल, p आपका एक पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट, तो कह रहा है कौन सा ट्रू है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कौन सा ट्रू, आपको ट्रू बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो रूट, देयर इज नो रूट ऑफ p डैश between two real roots of the polynomial p, तो ये आपसे कह रहा है
कि देयर इज नो रूट ऑफ पी डैश, मतलब पी डैश का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, पी डैश का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा बिटवीन टू रियल रूट ऑफ पी। तो इसके लिए आपको पी के दो रूट के बीच में पी डैश का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये आपसे कह रहा है। तो इसको अगर हम लोग उससे करेंगे, अगर पी एक्स बराबर कुछ लेट करके करे, दो रियल रूट पी डैश की दो रियल रूट की बात कर रहे हैं ना। एक सेकंड भाई, जरा सा सोच लेने दीजिए जरा। उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में, P इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। भाई P अगर रियल कोफिशिएंट वाला पॉलिनोमियल है, आपको एक बात बता दे पहले, गिवन है आपको कि P इज अ पॉलिनोमियल, P इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। P पॉलिनोमियल है जिनके सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है। तो भाई आपको बस मालूम है, तो इस केस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आगे क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है आपसे, अब देयर इज नो रूट ऑफ पी डैश बिटवीन टू रियल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी। मतलब P पॉलिनोमियल के दो रूट के बीच P डैश का कोई भी रूट नहीं है। अरे ये गलत लिखा है, रोलिस थ्योरम से ये स्टेटमेंट गलत है। रोलिस थ्योरम लगाए अगर आप थोड़ी देर के लिए इंटरवल कुछ ले लो थोड़ी देर के लिए। चलो हमने मान लिया अल्फा और बीटा क्या है, मान लिया थोड़ी देर के लिए A और B मान लो। चलो A एंड B क्या मान लिया, ये क्या है, रूट्स है किसके, ये आपके रूट्स हैं किसके, P के। मान लिया P के रूट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया ये आपके P के रूट है। अगर ये P के रूट है तो रोलिस थ्योरम जरा लगाना भाई, रोलिस थ्योरम, ठीक है। अगर ये P मतलब भाई Px मान लो, P को मतलब Px लिख दो भाई। तो भाई रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम से क्या होता है जरा बताओ जरा भाई। रोलिस थ्योरम से ये होता है, तो P अगर ये पूरा क्या बन जाएगा पूरा, तो आपने पढ़ा होगा, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A कॉमा B और सच दैट P डैश x इक्वल टू 0। यही तो होते थे रोलिस थ्योरम। हमारे एफ एक्स की जगह Px लिख दिया है। तो अब ये जरा बताओ क्या बन जाएगा, इसीलिए तो ये चीज हो जाएगी आपकी। तो सी आपका अगर देखो बात तो देखो, ये रोलिस थ्योरम पूरी लिखी है, ये पूरी रोलिस थ्योरम लिखी है कि नहीं लिखी है। अब जरा बताओ A और B दो रूट लिया हम लोग ने Px के, ठीक है। तो आपको रोलिस थ्योरम से पता है देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू इतना इतना इतना। तो ये क्या डिनोट कर रहा है जरा बताओ, ये डिनोट कर, ये क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि C जो है P डैश C लिखोगे भाई यहाँ पर। इससे ये पता चल रहा है कि P डैश C जो है वो 0 है। इसका ये मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया है कि P डैश C कौन है, P डैश का एक रूट है, C P डैश का रूट है भाई। जब कोई चीज अगर C पर अगर P डैश 0 आ रहा है, इसका मतलब C कौन है, P डैश का रूट है। और C कहाँ है, C जो है P के जो रूट थे A और B उसके बीच में है। तो ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया है कि C जो है C इज अ रूट ऑफ P डैश, जो कि कहां पर है, बिटवीन A एंड B के बीच है। देखो
इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया है। अच्छा और क्या, और ऑप्शन क्या कह रहे हैं, हम सारे ऑप्शन लिखेंगे नहीं भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन पढ़ रहे, आप उसको देख करके पीडीएफ से देख करके देख लेना भाई। अगला ऑप्शन लिखा है देयर इज एग्जैक्टली वन रूट, देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन एनी टू रियल रूट ऑफ पी। भाई कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ पी डैश, ऐसा थोड़ी होता है, देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ पी डैश, ऐसा जरूरी है क्या? थ्योरम क्या होती है, थ्योरम क्या होती है, देयर एग्जिस्ट, क्या होती है थ्योरम, पूरी लिख दे रहे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, वन सी लिख दिया आपने शॉर्ट में हमने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तो सी तो एक से ज्यादा भी तो सी हो सकते हैं, तो ए और बी के बीच क्या है, एक ही रूट होएगा, जरूरी नहीं है, एटलीस्ट वन सी, यानी ए और बी के बीच एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं जिन पर पी डैश सी जीरो होगा, तो इसका पी डैश एक्स जिन पर पी डैश जीरो होगा, भाई पी डैश जिस पर जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, पी डैश का रूट, तो इसके लिए पी डैश का रूट जो है वो सी है अगर, तो सी एटलीस्ट वन सी, तो सी एक से ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं ए और बी के बीच जिन पर क्या होगा, पी डैश जीरो होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, एटलीस्ट वन सी होता है ना, यहाँ पर ओनली वन सी थोड़ी होता है, एटलीस्ट वन सी का मतलब हो गया एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ सकती है और बी के बीच जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि पी डैश क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। 2 में कह रहा है सिर्फ एक रूट होता है पी डैश का, ऐसा जरूरी नहीं है, पी डैश का जो रूट है वो जो पी डैश का रूट कौन है, सी, सी सिर्फ एक नहीं होता है, एटलीस्ट ये सी आपका ए से बी के बीच में कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक तो हो गई होगा, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सी यूनिक नहीं होता है, इसमें सी की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर वही कह रहा है टू रूट, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पी डैश के दो रूट होंगे, कहां से वही बात, फिर वही बात आ गई भाई, एग्जैक्टली वन रूट, इसमें भी कह रहा है भाई एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, बात वही चीज है, तीसरा भी वही बात है, वो भी गलत है, तीसरा भी यहाँ पर गलत है, वही कह रहा है भाई कि पी डैश का ए से बी के बीच पी डैश का दो रूट होगा, सॉरी वन रूट, पी डैश का एक रूट होगा, ये भी बात वही कह रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के लास्ट, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ पी, मतलब पी के दो रूट में से दो रूट के बीच में एक रूट होगा, फिर वही बात आ रही एग्जैक्टली वन रूट नहीं होता है, सीधे से हटा दो, काम खत्म, ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है आखिरी वाला, एटलीस्ट वन रूट, देखो साफ साफ लिख भी दिया उन्होंने, चौथे ऑप्शन लिखा एटलीस्ट वन रूट, बिल्कुल सही भाई, एटलीस्ट वन रूट तो होता ही है, एटलीस्ट वन सी होता है, कम से कम एक सी होता है ए से बी के बीच, और सी कौन होता है, पी डैश का रूट, भाई यहां से पी डैश सी जीरो होने का मतलब है सी क्या है, पी डैश का रूट है, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक सी होता है, एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक सी होता है ए से बी के बीच, या कह दो एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट होता है ए से बी के बीच, ए से बी के बीच कम से कम एक रूट होता है, तो कौन वाला ऑप्शन, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट ऑफ पी डैश बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ पी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई चिल्ला समझ में तो बताइए, क्योंकि मैं लिखने वाला कुछ नहीं, इसमें खाली बताने वाला, तो मैंने बता दिया आपको पूरा, और अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे। और क्वेश्चन पल्लवी, और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का 6, यस सर, ये एक बड़ा टॉपिक है भाई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसी में, और टाइम दे भी रहे इसको, अच्छा खासा चीज इससे आता भी एग्जाम में, सब में आता है, कोई भी कंपटीशन हो सब में आता है, इससे ज्यादा। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ेंगे, इसके बाद सीधे सीधे वहीं पहुंचेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, और जैम वालों में भी है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल नाम से है, तो जैम वालों में भी है, तो वो लोग भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं सब कुछ है उनके में। फिर आगे मैट्रिक स्पेस वगैरह नहीं पढ़ना है, बस ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, बस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे,
और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम पूरा सब कुछ करा चुका है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जैम वाले डिप्स वाली बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, ठीक है। डिप्स वाली बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। बस फिर रियल में एक चैप्टर और है, फिर रियल खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर क्लास हम ऑफ कर देंगे, जितना पढ़ा है वो उतना है। बाकी हमने कॉम्प्लेक्स नेट वालों को कहा था कि कॉम्प्लेक्स एटलीस्ट बीएससी वाली कॉम्प्लेक्स का एमएससी वाली कॉम्प्लेक्स में ज्यादा नहीं। हमने बताया था कौन कौन चैप्टर हमने बताया था, वो टफ वाले चैप्टर नहीं, वो पीछे वाले जो होते हैं एमएससी में वो नहीं। आपका नॉर्मल एनालिटिक फंक्शन हो गया, एमएससी वाला एनालिटिक फंक्शन हो गया, और कौन सी था एनालिटिक फंक्शन, और ये आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, सिंगुलैरिटी हो गया, और जियो क्या नाम है रोलिस क्या ना कौन सा चैप्टर था एक और, रूसीस थ्योरम वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। नेट वालों को बता रहे हैं हम, जैम वाले नहीं जानते, जब पढ़ेंगे जैम वाले पढ़ाएंगे तो उनको मालूम हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये पर ये ध्यान ये सब पढ़ लेना, और वो पीछे ये सब ना पढ़ना, मोनोड्रोमिक थ्योरम वगैरह ये सब चीजें नहीं, बस जो चैप्टर के नाम लिए ये चैप्टर पढ़ लेना। बीएमएससी वाले आपको आराम से 3-4 क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स के आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्लेक्स के 3-4 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात पे ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। मेन हमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या जैम वालों में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल नाम से है ये चैप्टर, तो ये चीज ज्यादा पढ़ना जरूरी है। ये नेट में जरूर आता है इसका क्वेश्चन, नेट में जरूर आता है इसका क्वेश्चन। पिछले बार भी दो क्वेश्चन करीब आए थे आपके इसमें नेट में क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाले में से, तो वो ज्यादा जरूरी है पढ़ाना। चलो अच्छा, हाँ तो कहाँ चला गया, 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एमसीक्यू का है, मल्टी करेक्ट का 6 क्वेश्चन है। तो चलो भाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स आपसे कह रहा है, ये दिया हुआ है साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जी ऑफ एक्स है कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चलो भाई जरा ऐसा करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देख के अच्छा दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपका ये है 6 नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जी ऑफ एक्स है आपका कॉस एक्स, ये आपका दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, जहां पर एक्स दोनों में ही एक्स सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स ऑफ एफ एक्स सारे रियल नंबर के लिए। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है, क्या एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल नहीं भाई, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, यानी जब तक एक्स पॉजिटिव रख रहे हैं तब तक एफ एक्स पॉजिटिव आएगा, या 0 भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या आपका, दूसरा ऑप्शन है जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कह रहा है जी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, शॉर्ट में लिखा है भाई फंक्शन, बाकी आपके पास तो पूरा है, आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन आपके पास है, पीडीएफ है आपके पास की। अच्छा, जी इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका कह रहा है डिक्रीजिंग है ऑन इसी पे, और इंटरवल सेम है, कह रहा है एफ डिक्रीजिंग है, एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इस इंटरवल पे। तो चलो कर लेते हैं, बहुत आसान काम है। पहले तो आपको बताना है एक्स पॉजिटिव के लिए क्या हमेशा ये पॉजिटिव आता है। पहला ऑप्शन तो ये आपसे कह रहा है कि आपका जब एक्स पॉजिटिव लेते हैं तो एक्स पॉजिटिव के लिए क्या ये हमेशा आपका पॉजिटिव आता है। तो पहले चेक कर लेते हैं भाई। आपको एक बात बताए भाई, एफ ऑफ एक्स की भाई पहले ऑप्शन में एफ पूछ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन उठाओ, एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन एक्स माइनस एक्स, और ये इतना। अब सुनो जरा सा भाई, एक्स आपको क्या कह रहा है, पॉजिटिव। भाई एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स आपका पॉजिटिव, देखो पहले ऑप्शन में पॉजिटिव दे रहा है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो भाई तब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल तो हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव ही तो होता है। अच्छा,
और एक बात आपको बता, अगर एक पॉजिटिव है तो आपको मालूम है साइन एक्स हमेशा एक्स से बड़ा होता है। साइन एक्स हमेशा एक्स से एक मिनट भाई, एक्स आपका कैसा है, नहीं साइन एक्स एक्स से छोटा होता है भाई। आपने अगर आपने एक्स बराबर सपोज करो एक्स बराबर आपने π/2 लिया तो 1.57, ठीक है 1.57 हो गया ना। और यहाँ पर क्या लिया आपने, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा, थोड़ी देर कैसे दिक्कत हो रही होगी। चलो एक्स पॉजिटिव के लिए हम कुछ भी रख ले जाए, चलो एक्स बराबर चले चाहिए लो, ये ले लिया आपने, तो साइन π/2 साइन एक्स कितना हो जाएगा भाई, साइन π/2 साइन π/2 1, तो साइन एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया और एक्स बड़ा होता है, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, साफ दिख रहा है भाई, देखो ऊपर से साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो साइन एक्स माइनस एक्स जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। जब साइन एक्स माइनस एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जो आएगी, जैसे यही वाला लेके देख लो, एक्स की वैल्यू 1.57 ले लो, जब एक्स की वैल्यू 1.57 लोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा आप चेक कर लो खुद ही, कितना आ जाएगा आप चेक कर लो जरा से, कितना आ रहा है, साइन एक्स यानी 1 और माइनस 1.57, तो ये कितना आ रहा होगा, माइनस का 0.57 है कि नहीं, तो माइनस का 0.57 आएगा। और जब एक्स यहां रखोगे 1.57 तो उसका क्यूब करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो बड़े नंबर में से इसमें छोटा नंबर घटेगा तो ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और एक्स बराबर 0 पे तो पूरा 0 आ जाएगा, और भी किसी पॉइंट पे 0 आ सकता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए भाई, क्लियर हुआ, ना क्लियर हो तो बताइए, हम और कोशिश करें समझाने की। जिसको दिक्कत तो पूछ लेना भाई, ठीक है, ये मत सोचना कि बगल वाला नहीं पूछ रहा है, दूसरा नहीं पूछ रहा तो हम भी ना पूछे, दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई डाउट हो जरूर पूछेगा। चलो ये ऑप्शन इरेज कर रहे हैं, वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मल्टी करेक्ट का है भाई, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अब कह रहा है जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इसके लिए जी को डेरिवेट कर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होता है। हम पहले बता चुके आपको ये बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चलो दूसरा ऑप्शन के लिए आपको क्या करो, जी एक्स बराबर लिखा है आपका cos x माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो जी डैश कितना आएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x तो प्लस एक्स। लो ये तो साफ साफ क्लियर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, जी डैश कौन आ गया, x माइनस साइन एक्स। भाई याद रखना, जब तक ये x अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर x आपका 0 से बड़ा है तो जी डैश आपका 0 से छोटा आता है। अभी पीछे आपको बताया, देखो अभी भी बताया भाई, ये बात याद रखना कि फॉर ऑल x आपका 0 से बड़ा अगर है तो यहाँ पर x माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स जो होता है वो हमेशा x से लेस देन और इक्वल टू होता है। अभी पीछे आपको दिखाया आपको हमने, तो साइन एक्स जब x से लेस देन और इक्वल टू है तो जरा बताना फिर क्या आ जाएगा। तो x माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा फिर, x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा, तो x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा मतलब ये 0 से बड़ा। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब g कैसा हो जाएगा, g हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। किस इंटरवल पे, 0 से बड़ा मतलब मालूम ही है भाई, फॉर ऑल x 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब यही तो हुआ है, g है 0 से बड़ा, तो g इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, जब इंक्रीजिंग हो गया तो डिक्रीजिंग तो अपने आप गलत हो गया। अब बात आती है एफ की, ये भी चेक कर लो क्योंकि मल्टी करेक्ट है, वी हैव टू चेक इट, वी हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस। इरेज कर रहे हैं इसको, तो एफ आपका डिक्रीजिंग है कि नहीं है बस ये चेक करना है। बहुत इजी ऑप्शन था, क्वेश्चन था ये तो, बढ़िया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो अब एफ को देख लो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसके लिए एफ को ऐसे उठा लो, चौथे ऑप्शन के लिए आपको एफ उठा लो जरा सा, तो एफ ऑफ एक्स कितना लिखा आपका, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, एक्स का होता है 1, और ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये आपका बन जाएगा। कॉस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होती है ना कि नहीं भाई, आपको पता है
यहाँ साइड में बता रहे आपको भाई कॉस हमेशा क्या होगा भाई, कॉस की वैल्यू हमेशा एक्स, कुछ भी रख लो, कॉस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होती है, कोई दिक्कत ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। जब इसका मतलब फिर क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि cos x - 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 0 से ज्यादा। भाई कॉस क्या बोल रहे थे, उल्टा बोल गए हम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कॉस की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा नहीं, कॉस की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है भाई, उल्टा बोल गए हम। एक मिनट, कॉस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होती है, वो तो पता ही है भाई, कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच होती है। जब ये 1 या 1 से हमेशा कम आएगा तो इसका मतलब ये हो गया cos x - 1 जो है ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। अब ठीक है, वो थोड़ा सा उल्टा लिख गया था, 1 या 1 से ज्यादा वाला बात गलत लिख गई थी, तो ये आपका क्या आएगा, ये हमेशा नेगेटिव चीज आएगी। तो ये जो है फिर आपका यहाँ से ये आपका जो है ये हमेशा नेगेटिव आएगा। चलो ये तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नंबर का क्या है, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो जहां पर एक्स आप जो भी लोगे, यहाँ पर एक्स आप जो भी लोगे, ठीक है, जो भी आप एक्स ले लोगे, क्योंकि ये 1 या 1 से कम आएगा ये वैल्यू, और -1 से +1 के भी जाती है भाई, हम ये भी लिख दे रहे हैं भाई, ये भी लिख दे रहे हैं, ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर आपका -1 से +1 के ही बीच आएगा ये नंबर। cos x जो होता है -1 से +1 के बीच होता है, तो cos x - 1 क्या हो जाएगा, काम करो पूरे में से -1 घटा दो, ऐसे कर लो, पूरे में से 1 घटा दो, जब पूरे में से 1 घटा दोगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पूरे में से जब 1 घटा दोगे तो cos x - 1 हो जाएगा -2 से 0 के बीच, और -2 से 0 के बीच हो जाएगा cos x - 1। इसका मतलब ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू आएगी -2 से 0 के बीच, ये वैल्यू आएगी -2 से 0 के बीच, और ये स्क्वायर है, अरे भाई कुछ भी रख लो, एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है भाई, तो इसलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी आएगा तब भी आपका ये कैसा, क्योंकि ये बड़ा नंबर मिलेगा तो बड़े नंबर में से छोटा घटेगा, तो आपका ये आपका नेगेटिव वो पॉजिटिव बना रहेगा। अब हम आपको दिखा दे रहे, जैसे सपोज करो लेट कर लो थोड़ी देर के लिए x बराबर लेट कर लेना 0, जब एक 0 लेट कर लोगे तो f डैश x कितना आ जाएगा, जरा बताओ भाई, cos 0 1, एक मिनट, एक 0 लेट कर लोगे तो cos 0 1, और ये आ गया 1 - 1 0, तो f डैश x तक 0 आ जाएगा, तो 0 पे बात नहीं बन रही है, चलो हम π/2 ले रहे हैं, एक जगह π/2 ले लोगे तो f डैश x कितना आ जाएगा, ये आपका cos π/2 होता है 1, नहीं cos π/2 0, ये माइनस का 1, लेकिन π/2 का मतलब मालूम है 1.57, 1.57 का स्क्वायर करोगे और अपॉन 2, तो ये नंबर कैसा आएगा भाई, ये नंबर आपका 1.5 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो 1 से ज्यादा नंबर आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये 1 का 1.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1.5 ही देख लो, 1.57 ज्यादा हो रहा है, 1.5 देख लो, 15 15 225, तो ये नंबर आएगा 2.5 से ज्यादा थोड़ा, 2.5 और अपॉन 2 करो, 2.5 ही मान लो, 2.5 अपॉन 2 करोगे तो कोई नंबर 1 से बड़ा आएगा भाई, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, तो नंबर 1 से बड़ा आता है डिवीजन, तो ये नंबर 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़े में से 1 घटेगा तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। लो यहीं से क्लियर होगा, ऑप्शन गलत, तो डेरिवेटिव अगर 0 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 0 से बड़ा, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है f डैश x आ रहा है 0 या 0 से बड़ा, और जब 0 0 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग होता है भाई यहाँ पर, तो फिर f डिक्रीजिंग तो नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं, हो सकता हो किसी x की वैल्यू के लिए या आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, अभी पता नहीं, हमको, हमने सबके लिए तो चेक किया नहीं है, तो इसलिए इंक्रीजिंग तो नहीं कह सकते, मतलब डिक्रीजिंग नहीं है, ये बात पता है, डिक्रीजिंग नहीं है। डिक्रीजिंग जब होता, जब सारे x के लिए, फॉर ऑल x 0 टू इनफाइनाइट कह रहे ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर आपका डिक्रीजिंग तब होता है जब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आपका f डैश x क्या आता, 0 या 0 से छोटा आता, लेकिन यहाँ पर x बराबर π/2, ये भी तो ग्रेटर देन 0 नंबर है x, लेकिन f डैश x जो पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया यहाँ पर, तो इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, इतनी बात क्लियर है आपको, इसका मतलब f इज नॉट डिक्रीजिंग, ये आपका डिक्रीजिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। चलो पहला और दूसरा सही है, मल्टी करने में बड़ा टाइम लगता है एग्जाम में भाई,
और बताइए। सर 12 नंबर। 10 नंबर। चलो भाई करते हैं 10 नंबर, 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर आपका करते हैं। चलो भाई देखते हैं जरा से क्वेश्चन, अगर हो जाते हैं तो पूरा इतने कर देते पूरा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, जरा सा बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बैठना खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए हमने कल ऑफ कर दिया था, सब क्लासेस ऑफ कर दी थी कल शाम को, दोनों कोई क्लास नहीं थी शाम को हमने कल। आज थोड़ा कम है तो हमने क्लास लगा देते हैं। सादिया ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, क्या बात हो गई भाई सादिया को? सादिया ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। सादिया बहुत दिन क्लास ज्वाइन भी नहीं कर रही, इनके पास पूरी रियल की इनके पास पूरी वो है प्लेलिस्ट है, हमें लगता है रियल की प्लेलिस्ट से ही गाली पड़ रही है, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ये। 12 नंबर कह रहा है लेट ए बी सबसेट ऑफ आर। ए क्या है? आर का सबसेट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंप्लाइज ए इज कॉम्पैक्ट? दिसंबर 2014 क्वेश्चन है ये। तो कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है कि ए कॉम्पैक्ट है? तो कह रहा आपसे कि ए इज कॉम्पैक्ट, ए आपको दे रहा है कॉम्पैक्ट, ए आवाज आ रही है? एक बार बताना जरा। आ रही है सर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, एक मिनट रुकना जरा, ब्लूटूथ ऑफ कर फिर ऑन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब आवाज आ रही है? बताइए फिर से एक बार बताइए, एक बार फिर से बताइए जरा, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, आ रही है, आ रही है, बीच में कॉल आ जाती है ना तो ये गड़बड़ हो जाता है फिर। चलिए, तो आपको कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिससे कि पता चले कि आपका एक कॉम्पैक्ट है। तो चलो 12 नंबर का पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हम लिख नहीं रहे पूरा ऑप्शन, हम 12 नंबर का पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी जिससे पता चल रहा है कि आपका एक कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड। कह रहा है कि फंक्शन क्या है आपसे, कह रहा है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड। चलो लिखना पड़ेगा ऑप्शन तब क्लियर होगा। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड। क्वेश्चन पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंप्लाइज दैट ए इज कॉम्पैक्ट। कौन सी प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि ए आपका कॉम्पैक्ट है? आपको एफ जो है ए से आर में लिया जा रहा है, जब आपका एफ ए से आर में लिया जा रहा है और अगर फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन आपका क्या है, कोई अच्छा ए कॉम्पैक्ट की बात कर रहा है, तो ए आपका एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज बाउंडेड। एक मिनट भाई थोड़ा सा सोचने दो जरा सा। अगर ए आपका बाउंड कॉम्पैक्ट कह रहा है, एक कॉम्पैक्ट तब होता है जब आपका सेट वो ए को कॉम्पैक्ट तब कहोगे जब ए आपका क्लोज हो और बाउंडेड हो। अच्छा, फंक्शन अगर बाउंडेड है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो तो ठीक है, ए टू आर फंक्शन लिया वो बाउंडेड है भाई, क्योंकि ये कोडोमेन आपका कैसा है, कोडोमेन जो है वो आपका यहाँ पर से कोडोमेन जो है वो तो अनबाउंडेड है, आर तो अनबाउंडेड होता है पता ही है। तो आपको अगर सपोज करो एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर आपने ये माना फंक्शन ऐसा लेना कि जो बाउंडेड आ जाए, ठीक है,
फंक्शन आपने कुछ ऐसा ले ला जो बाउंडेड आ जाए आपका। एक मिनट, फंक्शन आपका पूरे आर पे, एक मिनट, ये पूरा रियल नंबर मिले आपका और साथ ही में आपका यहां पर से हो जाए ये आपका बाउंडेड हो, फंक्शन बाउंडेड रहे। 10x तो बाउंडेड होता नहीं है। हाँ अरे लो sin x ही ले लो, sin x ले लो। तो इसमें क्या है भाई, इसका कोडोमेन तो sin x का कोडोमेन जो है, नहीं डोमेन जो है, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर डोमेन रियल नंबर होता है ना, और sin x तो भले ही बाउंडेड होता है, फंक्शन आपका जो है वो बाउंडेड होगा। एक मिनट, एफ ऑफ एक्स जो आर है ना पूरा पूरा, इसका एफ ऑफ एक्स तो सिर्फ -1 से +1 के बीच है। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकते हो आप, ये नहीं ले सकते हो आप। और tan x sin cos नहीं मान सकते भाई, क्योंकि tan x जो होता है, tan x का तो कोडोमेन, tan x का तो tan x अनबाउंडेड है, तो फंक्शन बाउंडेड कह रहा है, ये बात भी गलत है। tan x जो होता है वो तो आपका बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है tan x फंक्शन, tan x आपका अनबाउंडेड होता है भाई, याद रखना। tan x की वैल्यू इन्फिनिटी भी आती है, आपको पता है। और क्या माना जाए भाई, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका, अगर ए की पावर एक्स भी नहीं हो सकता है तो क्या फंक्शन होगा भाई? एक मिनट भाई, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट के लिए क्लोज और बाउंडेड दोनों होना चाहिए था, तब आप कहते हैं कि फंक्शन आपका बाउंडेड है, तब आप कहते हैं सेट कॉम्पैक्ट है। अगर आपका सेट ए से फंक्शन लिया जा रहा है आपका ए से आर में, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा उल्टा कर दे रहे, रुक जाओ जरा सा, उल्टा कर दे रहे हम ए को क्लोज और कॉम्पैक्ट, ए को कॉम्पैक्ट मान के चल रहे, चलो हम उल्टा कर दे रहे, ए को कॉम्पैक्ट ले ले रहे और जिससे ए, अगर ए को कॉम्पैक्ट ले ले रहे और अगर एफ बाउंडेड आ गया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए को कॉम्पैक्ट ले ले रहे हम, अगर एफ आपका बाउंडेड आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका बाउंडेड दिया तो नहीं है कहीं पर? नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेट ए इज कॉम्पैक्ट, ए को कॉम्पैक्ट मान लिया। कॉम्पैक्ट मानने का मतलब है ए आपका क्लोज्ड है और बाउंडेड है। अब देखो जरा सा, इसकी अगर ए क्लोज या बाउंडेड रखते हो आप, ए आपने क्लोज और बाउंडेड ले लिया है, ठीक है, तो अब एफ क्या आ जाना चाहिए, अगर एफ बाउंडेड आ गया
तो इसका मतलब है ये ऑप्शन कॉम्पैक्ट वाली बात सही है। तो एक काम करते हैं, ए को क्लोज और बाउंडेड ले लिया हमने, तो ए क्लोज और बाउंडेड, तो थोड़ी देर के लिए ए बराबर ये ले लो जरा सा, क्लोज और बाउंडेड। तो ए आप ये ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, क्लोज और बाउंडेड हो गया कि नहीं हो गया? क्लोज और बाउंडेड हो गया। अच्छा, अगर आपने एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ले लिया तो बताना इस केस में क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि ये 2 है, जब यहाँ पर 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर रखोगे एक्स की जगह तो एफ ऑफ एफ की वैल्यू भी बाउंडेड ही आएगी भाई। एफ ऑफ एफ भी कौन आएगा भाई, जब यहाँ पर एक्स आपका 1 से 2 के तक है, एक्स आपका 1 से 2 के बीच है, तो एफ ऑफ एक्स भी कहाँ आएगा? एफ ऑफ एक्स भी 1 से 2 के बीच आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बाउंडेड। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपका ये फंक्शन, अगर आप क्लोज और बाउंडेड यानी कॉम्पैक्ट, यानी बाउंडेड तब होगा जब आपका एक ऐसा होगा क्लोज और बाउंडेड होगा, यानी एक ऐसा होगा कॉम्पैक्ट होगा, यानी अगर आपका ये बाउंडेड तब होगा जब आपका ये चीज कॉम्पैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वो भी देख लो जरा सा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एवरी सीक्वेंस एक्सटेंड इन ए हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट इन ए। अरे ये बहुत बेसिक चीज होती है, ये चीज हम लोग ने पढ़ी हुई है, हम इरेज कर रहे हैं इसको, कि अगर कोई सीक्वेंस लो, हम बता दें आपको ये बात कि अगर याद रखना, अगर एक्सएन कोई सीक्वेंस है, एक्सएन इज अ सीक्वेंस, ठीक है, अगर एक्सएन कोई सीक्वेंस है किसी सेट में, ठीक है, एंड एक्सएन कन्वर्जेंट है, और जिस पर कन्वर्ज कर रहा है, एक्सएन कन्वर्जेंट है और जिस पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट भी ए में आ रहा है, और जिस पर कन्वर्ट करो पॉइंट ए में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब होता है ये क्लोज होता है। ये एमएससी वाले पढ़े हो, बहुत फंक्शनल एनालिसिस में बहुत बार यूज किया हमने। बाकी नेट जैम वाले जो है वो समझ ले डायरेक्ट यहाँ पर से कि कोई सीक्वेंस अगर आपका कोई भी सीक्वेंस अगर ए में लिया और वो कन्वर्जेंट हो, और जिस पर कन्वर्ट कर रहा हो वो सीक्वेंस, वो कन्वर्ट कर रहा हो वो पॉइंट भी ए में जा रहा हो, मतलब ऐसा कि एक्सएन मान लो एक्स नॉट पे कन्वर्ट कर रहा है और एक्सएन आपका ए में है, और एक्सएन जिस पर कन्वर्ट कर रहा है वो भी ए में है, तो ऐसा क्या होता है इस केस में? ऐसा ये होता है कि आपका ए जो होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ए आपका क्लोज्ड है। इस केस में ए जो होता है वो आपका क्लोज्ड हो जाता है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो ए आपका क्लोज हो गया। जब ए आपका ये क्लोज हो गया, अब आपसे क्या कह रहा है, जरा ऑप्शन नंबर 2 देखिए जरा सा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एवरी सीक्वेंस एक्सटेंड, every sequence extend in A, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है आपसे? in A has a convergent subsequence, has a convergent subsequence converging to point in A। ये ऊपर वाली बात से क्लोज तो हो ही गया। देखो अगर एक्सएन लिया कहाँ है? ए में, और एक्सएन कन्वर्स कहाँ कर रहा है? कन्वर्स कर रहा है जिस पॉइंट पे वो भी ए में है, तो इसका मतलब क्लोज तो हो गया। ए इज क्लोज्ड, ए क्लोज तो हो गया, ठीक है। जब ए आपका क्लोज तो हो गया, अब बचा कौन? बाउंड। क्लोज और बाउंडेड हो जाएगा तो कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब बचा आपका बाउंडेड। ए आपका बाउंडेड है कि नहीं, ये बात है। तो ये एक बात पीछे चेक करना, मेरे ख्याल से कौन सी थ्योरम बताई थी हमने, ये बोल्जानो-वीरेस्ट्रॉस थ्योरम। ये आपका पीछे बोल्जानो-वीरेस्ट्रॉस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है। फिर कोई सीक्वेंस लिया जाए उसका कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस होता है तो फंक्शन बाउंडेड होता है। शायद देखना एक बार जरा सा, ये बोल्जानो-वीरेस्ट्रॉस का स्टेटमेंट एकदम स्टार्टिंग में था, बोल्जानो-वीरेस्ट्रॉस थ्योरम। एक बार जरा से एक सेकंड रुक जाना, जरा हम ओपन करके चेक कर ले, क्योंकि ध्यान नहीं है थोड़ा सा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में था ये चीज, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में था ये एकदम स्टार्टिंग में, बोल्जानो-वीरेस्ट्रॉस थ्योरम।
एक मिनट भाई, स्टेटमेंट नहीं दिख रहा हमको, ये आपको ढूंढिए, अगर दिख जाए तो बताइएगा। अच्छा सीक्वेंस वाले चैप्टर में था, पॉइंट से टोपोलॉजी में नहीं था, हमने गलत देख रहे थे भाई, ये सीक्वेंस वाले चैप्टर में हुआ करता था ये वाला स्टेटमेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके आगे अगर कुछ बचे तो कल पूछ लेना, मतलब मंडे को भाई, कल अब संडे क्लास नहीं लगा पाएंगे भाई, थोड़ा सा एक दिन थोड़ा रिलैक्स करना है, तबीयत नहीं ठीक चल रही है मेरी, बहुत दिन से नहीं ठीक चल रही भाई, बहुत छुट्टियां हो रही है, तो मैसेज करते हैं वो बड़ा खराब लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। भाई ये सर्च कर लेना है, फंक्शन बाउंडेड होता है इस केस में, क्या सर्च कर लेना है यहाँ पर से, कहीं हमको दिख नहीं रहा अभी, ये बोल देना विर्स्ट्रॉस थ्योरम होती है। हाँ मिल गया, बोल देना विर्स्ट्रॉस थ्योरम होती है सीक्वेंस फॉर्म, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो जब भी अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है, किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तो फिर वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं एंड बाउंडेड, एंड आपका ए क्या हो जाएगा, और आपका ए बाउंडेड हो जाएगा, किस कहां से, बोल्ज़ैनो-वीर-स्ट्रॉस थ्योरम से। मिल गया भाई, ठीक है, बोल्ज़ैनो-वीर-स्ट्रॉस थ्योरम से, लिख दे रहा, आपको याद रहेगा। तो ये चीज आपकी हो गई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड वाला फिर सही है ऑप्शन, सेकंड वाला सही हो गया, तो क्लोज हो गया, बाउंडेड हो गया, तो कॉम्पैक्ट हो गया, ये तो आपको लाना था ना कॉम्पैक्ट, तो फिर ये आपका कॉम्पैक्ट हो गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब इस कंडीशन से ए कॉम्पैक्ट बन जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। अब आपका अगला ऑप्शन जो है इसी में, एक मिनट वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अगला ऑप्शन का वो क्या कह रहा है भाई, देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0,1, देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अरे भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है बाउंडेड हो, पता है ना आपको, हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है बाउंडेड हो। अगर आप एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लो तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, अगर आप एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लो तो ये फंक्शन कौन है, पैराबोला है, मालूम ही आपको। अब ये कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो चलता रहेगा भाई, इनफाइनाइट तो चलता जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं होता है बाउंडेड हो, तो इसलिए ये तीसरे नंबर ऑप्शन गलत है, जब बाउंडेड नहीं होगा तो कॉम्पैक्ट कैसे आएगा, तो इसलिए बात गलत है। देयर इज नो वन एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देयर इज, एक मिनट, there is no one and continuous function from a on to 0,1 open interval में। चौथा ऑप्शन है कि a से 0,1 में कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो फिर वही बात आ गई, ये क्लोज ही नहीं हो रहा है। ए आपका क्या दिया है, जो नो वन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0,1, भाई ए से 0,1 में आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अरे भाई सीधे पहला ऑप्शन सही हो गया तो चौथा कैसे सही हो सकता है। अब देखो चौथे में कोडोमेन क्या है, कोडोमेन 0,1 है, कोडोमेन 0,1 होने का मतलब है कि अरे भाई अगर चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया ना, पहला सही तो चौथा सही हो ही नहीं सकता है, तो चौथे में फंक्शन बाउंडेड ही नहीं आ रहा है। ये आपका ये लिखा हुआ है, देयर इज नो वन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो एफ कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है भाई, फिर ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो बाउंडेड कैसे आ जाएगा भाई, तो ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, चलो मैं यही बना ले फंक्शन, अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच से टूट रहा है, जब बीच से टूट रहा है तो खाली पड़ा है यहाँ पर, तो कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो फंक्शन बाउंडेड कहाँ है, तो जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो बाउंडेड कहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब बाउंडेड ही नहीं है, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, और जब बाउंडेड ही नहीं है तो बाउंडेड ना होने की वजह से फिर नॉट कॉम्पैक्ट, फिर कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकता है भाई, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन ये भी गलत है, चौथा भी गलत है ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस तरह से बाहर हो गया, अगर एक आध क्वेश्चन अगर बचे हो तो पूछ लेना मंडे को, तो बाकी फिर हम लोग फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रख देते हैं भाई, अगली क्लास लेनी हमको भी।